डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मोशन एजुकेशन। तो बच्चों, मैं हूं आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और आज के अध्याय में बच्चों हम हमारी रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसे हम रसायन कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। और हम इसी क्रम में पहला जो अध्याय है जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें हम एक चैप्टर इनिशियली पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, पहले चैप्टर में आप लोगों ने क्या देखा? हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जाना, हमने ये देखा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं, और हमने उनका वर्गीकरण पढ़ा था कि कितने हैलोजन वहां पर होंगे उन हैलोजन की संख्या के आधार पर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि हमें पता है कि जो संकरण होता है हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे कि हमारे पास में sp2 और sp3 संकरण होता है, तो हमें ये देखना होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब वहां पर जो आबंध बना हुआ है वो द्वितीयक है या फिर तृतीयक है। तो उसी के आधार पर हमें हमारे वर्गीकरण को इस क्लास में कंटिन्यू करना है। और इसी के साथ साथ हम आज जानेंगे कि कैसे हम उसकी नाम पद्धति करते हैं, जो कि IUPAC ने हमें बताई है। कक्षा 11वीं में आप IUPAC नेमिंग के बारे में विस्तार में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें जो IUPAC करनी है वो आपको हाइड्रोकार्बन्स की नहीं करनी है, आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की करनी है। तो आज के कक्षा में हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे कि कैसे हम नाम पद्धति को यूज में लेंगे, नाम पद्धति का यूज करके हम कैसे IUPAC नेमिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण से, जो कि वर्गीकरण हमारा 2 आधार पर रह गया था पिछली कक्षा में, तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। पहले तो बच्चों, sp3 आबंध युक्त यौगिक, इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो संकरण है वो sp3 है। sp3 संकरण के आधार पर आपके पास में जो हेलो एल्केन है वो आपके 3 भागों में विभाजित हैं, और वो 3 भाग कौन से हैं? हमारा पहला भाग है, हमारा एल्काइल हैलाइड, और हम इसको हेलो एल्केन भी कहते हैं। दूसरा होता है एलिलिक हैलाइड, और तीसरा होता है आपके पास में बेंजाइलिक हैलाइड। क्योंकि नाम आया है बेंजाइलिक हैलाइड, तो हमें पता है कि ये जो आपके पास में तत्व होंगे ये एरोमेटिक होंगे। और मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि 2 वर्गीकरण हम करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, एक एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। दोबारा से मैं आपको उनके बीच में अंतर बता देती हूँ। एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे, वो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। इसका मतलब जो चेन होगी वो ओपन चेन होगी। लेकिन एरोमेटिक की मैं बात करूंगी तो एरोमेटिक जो कंपाउंड है हमारे, एरोमेटिक तत्व जो हैं वो आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें खुली श्रृंखला नहीं होगी, वो बंद रिंग के आकार में होंगे, बंद लूप के आकार में होंगे। तो यही फर्क होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक में। आगे हमने ये देखा कि अगर संकरण हमारे पास में sp3 है। अब बच्चों, अगर संकरण आपके पास में sp3 है और आपको आबंध देखना है कि C और C के बीच में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये देखने के लिए हमें 3 वर्गीकरण में इसको स्पष्ट रूप से जानना होगा। तो पहला आपका होता है एल्काइल हैलाइड, जिसको हम हेलो एल्केन भी कहते हैं। एल्काइल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, और तीसरा है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एलिलिक हैलाइड की। तो बच्चों, जब यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो एल्काइल आपका ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप को हम हमेशा यहाँ पर R से संबोधित करके लिखेंगे, क्योंकि हम बार बार ये नहीं लिख सकते CH3 CH2 CH2। तो हम उसके लिए एक लेटर यूज कर रहे हैं, एक लेटर का उपयोग कर रहे हैं। ये जो R है ये आपकी उस पूरे हाइड्रोकार्बन की एल्काइल ग्रुप को बताएगी। इसके R का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर CH3 CH2 CH2
ये कोई भी कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये जो श्रृंखला होगी ये कैसी होगी, ये आपकी एलिफेटिक वाली श्रृंखला होगी, बंद श्रृंखला होगी। लेकिन अगर मुझे एरोमेटिक को बताना है तो एरोमेटिक के लिए मैं आर का प्रयोग नहीं करूंगी। तो अब से जब भी हम कहीं पर आर, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको जान लेना है कि यहां पर आर का मतलब है एल्काइल समूह। क्या बोलेंगे हम इस आर को? इस आर को हम बोलेंगे एल्काइल समूह। अब बच्चों हमें जानना है एल्काइल हैलाइड के बारे में। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब जब मैं इसका नामकरण करूंगी तो एल्काइल आगे आएगा, हैलाइड पीछे आएगा। तो यही इसका स्ट्रक्चर होता है लिखने के लिए कि एल्काइल हैलाइड को आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए एल्काइल हैलाइड को हम कैसे लिखेंगे। एल्काइल हैलाइड में जो परमाणु हैं आपके, एल्काइल समूह को आपको आगे लिखना होगा, हैलाइड वाले ग्रुप को आपको पीछे लिखना होगा। इनको जब हम प्रदर्शित करेंगे तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये दोबारा से आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होंगे। सिंपल भाषा में हम बात करते हैं कि एल्काइल हैलाइड हम किसे कहेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एल्काइल का मतलब है आर, आर का मतलब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। हैलाइड, हैलाइड हमारे पास में 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन से हमारे जो नए तत्वों का निर्माण होता है उनको हम हैलाइड कहते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर मैंने आर और एक्स लिखा तो इस आर और एक्स का यही मतलब है कि इसका नाम है एल्काइल हैलाइड। हम बोल रहे हैं एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल मतलब कार्बन की श्रृंखला, एल्काइल समूह, और साथ में जो एक्स है, एक्स का मतलब हैलाइड, हैलाइड मतलब आपका जो एक्स होगा वो होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये नाम हुआ एल्काइल हैलाइड का। तो यहां पर हमें ये बताया हुआ है कि जब भी हम एल्काइल हैलाइड या फिर हैलोजन परमाणु एल्काइल समूह को हम जो कहते हैं, जब भी हम इनको साथ में लिखेंगे तो साथ में लिखने के बाद एक ये सजातीय श्रेणी का निर्माण करेंगे। और निर्माण करने के बाद आप देखोगे कि जब आप इनको लिखोगे तो आपको हमेशा पहले एल्काइल को लिखना पड़ेगा और बाद में आपको एक्स को लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूं कि जैसे मुझे लिखना है CH3, CH2, CH2 और मुझे यहां पर लिखना है ब्रोमीन। क्लियर बच्चों? अब इस उदाहरण में आप देख सकते हो कि ये 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो इस 3 कार्बन की श्रृंखला को मैं आर बोलूंगी। आर का मतलब हुआ एल्काइल समूह, एल्काइल की फैमिली, और एल्काइल समूह क्या होता है? आपकी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। बाद में मैंने लिखा है Br, Br का मतलब हो गया एक्स, Br आपका हैलोजन है, जिसको आप इन दोनों को मिला के R और X को क्या बोलोगे? एल्काइल हैलाइड। हम इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। तो आपको जहां भी R और X लिखा हुआ मिलेगा हम आसानी से बोल पाएंगे कि ये हुआ हमारा एल्काइल हैलाइड। क्लियर बच्चों? तो इसे आप कहोगे एल्काइल हैलाइड। अब अगर मुझे इस कंपाउंड का नाम देना है तो आप देख सकते हो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को मैं कहूंगी मेथ एथ प्रोप। प्रोप के बाद आपका Br यहां लगा हुआ है। तो बच्चों अभी हम आगे की कक्षा में नाम पद्धति में ये जरूर जानेंगे आज के अध्याय में कि हम इस कंपाउंड का नाम कैसे देंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमोप्रोपेन। क्यों मैंने इसको ब्रोमोप्रोपेन बोला? क्योंकि यहां जो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है इसका नाम है ब्रोमो। क्या नाम है? ब्रोमो। हम ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो, फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लोरो, आयोडीन को बोलेंगे आयोडो और क्लोरीन को हम बोलेंगे क्लोरो। लेकिन कब बोलेंगे? जब हम इसकी नाम पद्धति के बारे में जानेंगे। अब बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला आपको दी हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन मेरे पास में 3 है तो मैं उसे कहूंगी मेथ एथ प्रोप। तो हम इसको क्या कहते हैं? 3 कार्बन को बच्चों 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। 3 कार्बन को हम कहेंगे प्रोप। तो अगर हमें इसका नाम लिखना है तो इसका नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां लिखना पड़ेगा ब्रोमोप्रोपेन।
इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ब्रोमोप्रोपेन। तो ब्रोमोप्रोपेन जो हुआ वो आपका कहलाएगा एल्काइल हैलाइड। हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम एल्काइल हैलाइड कहेंगे। अब बच्चों एल्काइल हैलाइड आगे दोबारा 3 वापस वर्गीकरण में क्लासिफाइड है आपका। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को हमने दोबारा से वर्गीकृत किया है 3 कैटेगरीज में। अब उसकी 3 कैटेगरीज क्या होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्शरी। इन तीनों का मतलब है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो आपकी वर्गीकरण है वो किस बेसिस पे होगा, अगर आपका हैलोजन ग्रुप, अगर आपका हैलोजन पहले कार्बन के साथ में लगा हुआ है, पहले कार्बन के साथ संबंधित है, तो आप उसको बोलोगे 1 डिग्री। अगर वो दूसरे कार्बन के साथ है तो 2 डिग्री, और अगर वो 3 कार्बन अल्काइल ग्रुप के साथ है तो उसे हम कहेंगे 3 डिग्री। तो देखते हैं कि हमने कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसको 3 कैटेगरी में दोबारा हमने विभाजित किया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो अब देखते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आपके हैलोजेंस क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे प्राथमिक की, फिर द्वितीयक की, और फिर हम तृतीयक में जो हमने इसको वर्गीकृत किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिक की मैं बात करती हूँ। प्राथमिक का मतलब ये है कि जो भी आपका हैलोजन है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ संबंधित है, क्योंकि हम कभी भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्काइल हैलाइड उन्हीं को कहेंगे जो कि कार्बन की संख्याओं पर आधारित होंगे। तो देखिए, अगर आपका एक कार्बन से ये X लगा हुआ है, अगर मैं इसको R के रूप में लिखूं तो ये हो गया RX, तो ये आपका हो गया प्राथमिक एलाइलिक हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब यहाँ पर R और X है, और प्राथमिक मतलब वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चों अगर वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो आप उसको बोलोगे प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। प्राथमिक मतलब कितने कार्बन है, यहाँ मैंने एक कार्बन लगाया तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं द्वितीयक एल्काइल हैलाइड। अब द्वितीयक एल्काइल हैलाइड क्या होगा, यहां पर आपने जो हैलोजन लगाया है वो सिर्फ एक कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मान के चलिए कि ये जो कार्बन है, फिर यहाँ पर आपके पास में दोबारा कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि यहाँ जो कार्बन है वो एक और एल्काइल चेन से कनेक्टेड है, और यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका एल्काइल हैलाइड है, ये जो आपका हैलोजन है, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर रहा है, ये 2 डिग्री वाला कर रहा है, ये द्वितीयक वाला कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये एक हैलोजन के साथ जो है जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे हैलोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि ये कैसा है, ये 2 डिग्री वाला है, ये द्वितीयक आपका एल्काइल हैलाइड है। क्लियर। अब बात करते हैं हम तृतीयक एल्काइल हैलाइड की। आप तृतीयक एल्काइल हैलाइड किसको कहोगे, तृतीयक का मतलब जो हैलोजन आपने लगाया, जो X आपने लगाया वो 1, 2 से नहीं 3 कार्बन के समूह से जुड़ा हुआ है, 3 एल्काइल की चेन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे, अगर वो 3 से जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे तृतीयक, और तृतीयक को हम बोलते हैं 3 डिग्री। क्लियर। इंग्लिश में हम इसको टर्शरी कहते हैं। 3 टर्म्स हम यूज करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, और टर्शरी मतलब तृतीयक। अब देखिए बच्चों कि अगर आपने एक कार्बन के साथ हैलोजन को लगाया, ये क्या बना, ये बना एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब कार्बन की श्रृंखला, R जिसको हम बोलेंगे, और हैलाइड मतलब हमने यहाँ पर हैलोजन लगाया। अब अगर ये आगे जाके 3 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपके पास में R है, यहाँ R डबल डैश है, यहाँ R ट्रिपल डैश है। अगर ये कार्बन आगे जाके 3 एल्काइल समूहों के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसको तृतीयक कहेंगे। तृतीयक मतलब 3, द्वितीयक मतलब 2। यहाँ पर ये कार्बन आपने देखा, आप इसको 2 कार्बन के साथ और जोड़ेंगे तो 2 कार्बन समूह के साथ जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक,
एक के साथ जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक, और अगर वो 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसको तृतीयक हैलाइड कहेंगे। तो अल्काइल हैलाइड आपके पास में 3 कैटेगरीज में विभाजित है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक का मतलब हमें लिखना होगा R के साथ X। जब हम द्वितीयक लिखेंगे तो द्वितीयक को हम कैसे लिखेंगे, C यहाँ लिखेंगे हम R, यहाँ लिखेंगे R डबल डैश और X। लेकिन अगर मुझे तृतीयक बताना होगा तो तृतीयक का मतलब हो गया C, यहाँ पर R डबल डैश और ये हो गया हमारा R ट्रिपल डैश। तो ये हो गया हमारा तृतीयक एल्काइल हैलाइड। तो आपका जो पहला विभाजन था वो था एल्काइल हैलाइड के बारे में कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। तो एल्काइल हैलाइड मतलब एक एल्काइल समूह होगा, साथ में एक हैलोजन ग्रुप होगा और उसको हम 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब बच्चों एल्काइल हैलाइड के बाद आपकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपकी एलाइलिक हैलाइड। अब देखते हैं कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। एलाइलिक हैलाइड आपके वो यौगिक हैं जिसमें आपका जो हैलोजन है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब यहाँ पे 2 बंध होगा, 2 आबंध होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा और साथ में जो कार्बन का संकरण होगा वो संकरण आपका यहाँ पर sp3 होगा, तभी एलिलिक बनेंगे। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है हमें। पहला हमने पढ़ा एल्काइल हाइड्रोकार्बन्स या एल्काइल हैलाइड हम उसको बोलेंगे। तो एल्काइल का मतलब सिंपल कार्बन का समूह होगा, सिंपल आपके पास में कार्बन की श्रृंखला होगी। अब हम पढ़ रहे हैं एलाइलिक। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम एलाइलिक किसको बोलेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 बिंदुओं को बहुत ध्यान में रखना है कि पहला तो मुझे कार्बन और कार्बन के बीच में द्विक बंध दिखे, द्विक आबंध दिखे, मतलब मुझे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नजर आए। और दूसरा उसके जो पास वाला मतलब उसके समीपवर्ती जो कार्बन है उसमें आपको जो संकरण दिखे वो sp3 वाला दिखे। तो यहाँ पर संकरण जो है वो कैसा हो, sp3 हो। तो आपको डबल बॉन्ड दिखने के साथ साथ अगर sp3 संकरण वहां पर देखने को मिलता है तो बच्चों आप वहां पर क्या कहोगे, आप कहोगे कि वहां पर एलाइलिक आपका हैलाइड बना है। क्लियर है। अब एलाइलिक हैलाइड को हम कैसे जानेंगे, देखिए ये मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 उदाहरण लिखे हैं एलाइलिक हैलाइड के। अब बच्चों मैं इनको एलाइलिक हैलाइड क्यों बोलूंगी, पहली चीज कि मुझे यहाँ पर नजर आया कि यहाँ पर जो बंध है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब जो यहाँ पर बंध है वो आपका द्विक आबंध है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो आबंध है वो कैसा है, वो आपका द्विक आबंध है। क्लियर। तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच का जो बंध है वो आपका द्विक आबंध है। साथ में कार्बन जो संकृत है, जहां पर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, वो कार्बन आपका sp3 संकृत है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही सिग्मा बॉन्ड है और x जिस कार्बन के साथ यहाँ पर लगा हुआ है उसका संकरण sp3 है। क्लियर है। तो यहाँ जो मैंने ये कंपाउंड बनाया, एक चीज तो मुझे यहाँ पर देखी कि यहाँ पर जो आबंध है, यहाँ जो बॉन्ड है वो द्विक आबंध है, साथ में यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो आपका sp3 संकृत कार्बन है। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि ये उदाहरण है आपका एलाइलिक हैलाइड का। आगे चलते हैं। ये जो पहला उदाहरण है हमारा ये आपका एलिफेटिक का था। दूसरी हम एरोमेटिक की बात करेंगे। एरोमेटिक आप जानते हो बच्चों वो श्रृंखला होती है जो कार्बन की खुली श्रृंखला नहीं होती, बंद श्रृंखला होती है, रिंग की फॉर्म में होती है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक रिंग बनाई। अब आप जानते हो कि अगर 6 कार्बन को आपने सीधा ना लिख के एक रिंग की फॉर्म में आपने उसको अरेंज किया तो आप उस स्ट्रक्चर को साइक्लो कहते हो। आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने 6 कार्बन लिए
मैंने यहाँ पर 6 कार्बन लिए। अब 6 कार्बन की खुली श्रृंखला को बंद करके अगर मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो बंद है, तो बच्चों 6 कार्बन को मुझे ऐसे दिखाना होगा। ये हो गए 6 कार्बन। अब इस 6 कार्बन की श्रृंखला को मैंने जब बंद करके बनाया तो मैं ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकती हूं, क्योंकि मुझे इसमें कार्बन को नहीं दिखाना है। अब ये जो आपका रिंग शेप का स्ट्रक्चर बना है, ये बच्चों आपका बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन होने के लिए अंदर बॉन्ड लगाना बहुत जरूरी है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाली रिंग को मैं कहूंगी साइक्लो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइक्लो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने हेलोजन लगाया है, ये जो मैंने X लगाया है, X हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि मैंने इस साइक्लो की रिंग में एक बॉन्ड यहाँ पे लगाया, इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पर द्विक आबंध है, तो द्विक आबंध मुझे नजर आ गया, तो मैं कह सकती हूँ कि ये एलाइलिक हैलाइड है। अब एलाइलिक हैलाइड होने के लिए द्विक आबंध का होना जरूरी नहीं है, हमें एक और चीज चाहिए कि जो हैलोजन उस श्रृंखला पर लगा हुआ है वो sp3 संकरण वाला होना चाहिए। तो देखिए आपका हैलोजन लगा हुआ है यहाँ पर, और हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वहां पर 1 2 3, इसका संकरण कैसा है? इसका संकरण sp3 है। तो मैंने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि मुझे 2 आबंध, द्विक आबंध भी मिले, और साथ में जो मुझे हैलोजन मिला वो हैलोजन मेरा कैसा है? वो मेरा sp3 संकरण वाला है। तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि ये दोनों ही उदाहरण किसके हैं? एलाइलिक हैलाइड के हैं। तो अब आप एलाइलिक हैलाइड को कैसे पहचानोगे? एक तो आपके पास में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, द्विक आबंध होना चाहिए, साथ में जहां पर हैलोजन लगा है उसका संकरण sp3 होना चाहिए। तो ये पहचान है एलाइलिक हैलाइड को पहचानने की, कि पहली चीज तो वहां पर हमारे पास में कार्बन और कार्बन के बीच में द्विक आबंध, और साथ में जिस पर हैलोजन लगा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा है, उसका संकरण कैसा होना चाहिए? उसका संकरण आपके पास में sp3 वाला संकरण होना चाहिए। तो ये पहचान है एलाइलिक हैलाइड की। क्लियर? तो आपने पहले पढ़ा एल्काइल हैलाइड, फिर आपने पढ़ा एलाइलिक हैलाइड। अब हमारे पास में जो तीसरी कैटेगरी है वो है बच्चों आपके पास में बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब अब हम जिन भी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे वो बेंजीन की रिंग के ऊपर होंगे, वो आपके एरोमेटिक तत्व होंगे। तो इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक विलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से संबंधित रहते हैं। यहां भी संकरण sp3 होगा, लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वो जो आपके हैलाइड होंगे वो आपके बेंजाइलिक हैलाइड होंगे। तो बच्चों देखिए, बेंजीन की जो रिंग है वो आपकी एक एरोमेटिक तत्व है, हम उसको ऐसे बनाते हैं। क्लियर? अब इसी बेंजीन की रिंग को मैं ऐसे भी बना सकती हूं। हमें एक स्पेस छोड़ के यहाँ पर जो बंद है उनको लगाना होता है। ये आपकी बेंजीन की रिंग हो गई। इसका जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। ठीक है? अब बच्चों इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गए बेंजीन के 3 चित्र, और आप देख सकते हो बेंजीन के 3 रूप। तो बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और साथ में हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये 3 आपके हो गए हैलाइड के स्ट्रक्चर। अब बच्चों बेंजीन को हम इन 3 रूप में बना सकते हैं, लेकिन हमें बेंजीन नहीं, हमें बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में पढ़ना है। तो बेंजाइलिक हैलाइड नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजीन के ऊपर हैलाइड लगा हुआ। हैलाइड लगा हुआ मतलब यहाँ पर X लगा हुआ, वो X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि बेंजीन की रिंग के ऊपर, बेंजीन के एरोमेटिक तत्व के ऊपर आप देखोगे X लगा होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन ये है कि वो X किस पे लगा होना चाहिए? वो sp3 वाले कार्बन पर ही लगा होना चाहिए। अगर वो कार्बन sp3 संकरित नहीं है तो हम उसको बेंजाइलिक हैलाइड नहीं कहेंगे। क्लियर? तो हम बेंजाइलिक हैलाइड के क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं वो देखते हैं।
अगर हमने ये बेंजीन बनाई, ठीक है, अब इस बेंजीन पर मैंने लिखा CH2X। अब बच्चों आपको क्या देखना है, बेंजीन है, इसका मतलब ये तत्व बेंजाइलिक है, साथ में ये जो कार्बन है आपका, इसका संकरण sp3 है और sp3 के साथ ही ये X लगा हुआ है। अगर X sp3 संकरित कार्बन के साथ नहीं लगा हुआ है तो आप उसको बेंजाइलिक हैलाइड नहीं कहोगे। मेन जो कंडीशन है वो हमें क्या देखना है कि संकरण कैसा हो, संकरण आपका sp3 हो। क्लियर है? तो ये हुआ आपका बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर? एक और उदाहरण हम लेते हैं। हमने ये कंपाउंड बनाया। अब आप जानते हो कि R क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि R का मतलब होता है हमारा एल्काइल समूह। R को हम क्या कहते हैं, R को हम एल्काइल समूह कहते हैं। अब ये R के साथ CH2X लगा हुआ है, अभी भी ये जो हैलोजन है ये आपका sp3 वाले कार्बन के साथ ही लगा हुआ है। तो बेंजाइलिक हैलाइड देखने के लिए दो चीजें चाहिए कि एक तो मेरे पास बेंजीन की रिंग हो और दूसरी चीज जो कार्बन हो उसका संकरण कैसा हो, उस कार्बन का संकरण कैसा हो बच्चों, आपका sp2 हो, सॉरी sp3 हो। तो sp3 संकरण होने को ही हम क्या कहेंगे कि वहां पर बेंजाइलिक हैलाइड बना। तो sp3CX आबंध के आधार पर आपके पास में 3 हैलाइड हो गए। पहले हो गए एल्काइल हैलाइड, दूसरे हो गए एलाइल हैलाइड और तीसरे हो गए आपके पास में बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर हमने जो संकरण की बात की वो sp3 था और बॉन्ड की जो हमने बात की वो अधिकतर कार्बन और कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड था। अब हम बात करेंगे sp2 संकरण के आधार पर आपके कौन से आधारित प्रारूप होते हैं। तो बच्चों sp2CX आबंध युक्त यौगिक आपके पास में दो तरीके के हैं। पहला होता है आपका विनाइलिक और दूसरा होता है आपका एरिल हैलाइड। अब हम किन हैलाइड्स को विनाइलिक हैलाइड कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड होने का और एराइल हैलाइड होने में मेन जो कंडीशन हमको चाहिए वो है कि जो कार्बन का संकरण हो sp2 हो और बॉन्ड हमको दिखे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो पहली कैटेगरी है बच्चों आपकी विनाइलिक हैलाइड और दूसरा आपका कैटेगरी है एरिल हैलाइड। एलिल नहीं है, ये एरिल हैलाइड है। नाम में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने पढ़ा एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम बात कर रहे हैं विनाइल हैलाइड की और एराइल हैलाइड की। तो देखते हैं कि विनाइल हैलाइड हमारे क्या होते हैं। विनाइल हैलाइड वो प्रकार के यौगिक हैं जिसमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मुझे चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में द्विक आबंध डबल बॉन्ड, और जो मुझे हैलोजन परमाणु लगाना है वो मुझे सीधा उसी कार्बन से लगाना है जिसका संकरण sp2 है। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि वहां पर हमें चाहिए है द्विक आबंध, और द्विक आबंध के साथ साथ हमें और क्या चीज चाहिए, हमें जो संकरण चाहिए वो हमें चाहिए sp2 संकरण। तो बच्चों एक तो आपका आबंध हो द्विक और संकरण हो sp2, यही दो नियम लगेंगे अगर मुझे पहचानना है कि कोई हैलाइड विनाइलिक हैलाइड है। यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पे एक कंपाउंड लिखा है, आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड C और मैंने X को पहले वाले कार्बन के साथ लगाया। अब हम इसको विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं? हाँ जी, हम इसको बिल्कुल विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर कैसा आबंध है, डबल आबंध है। और आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका कार्बन है ये कैसा है, ये आपका sp2 संकरण वाला है। क्लियर? अब ये मैंने कंपाउंड बनाया, ये आपका कैसा कंपाउंड है, ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड है। अब अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं तो एरोमेटिक में हमारी खुली श्रृंखला नहीं होती, श्रृंखला बंद होती है। तो मैंने यहाँ पर एक रिंग बनाई। अब बच्चों मैंने रिंग बना के यहाँ पर एक बॉन्ड लगाया। यहाँ पर ये बॉन्ड, ये आबंध लगाने का मतलब है कि ये जो आपका बॉन्ड है ये द्विक आबंध है। यहाँ अगर मैंने बॉन्ड लगाया तो ये आपका कैसा आबंध है, ये आपका द्विक आबंध है। अब
मुझे इस कंपाउंड को अगर विनाइलिक हैलाइड कहना है या मेरे को इसको अराइलिक हैलाइड कहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले कार्बन पे हैलोजन लगाना पड़ेगा। इस वाले कार्बन पे हैलोजन को लगाने का मतलब है कि एक तो यहाँ पर आबंध हो गया द्विक, और उसके अलावा यहाँ पर जो कार्बन है वो आपका कैसा है, वो आपका sp2 संकरित है। क्लियर? तो ये होते हैं आपके विनाइलिक, और अगर आप उन्हीं को चेन के रूप में पढ़ोगे तो वो आपके अब कहलाएंगे एराइलिक हैलाइड। क्लियर बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं हम एरिल हैलाइड। इस प्रकार के यौगिक में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक विलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े रहते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने एक एरोमेटिक विलय लिया, एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया, उसमें डबल बॉन्ड लगाया और इस वाले कार्बन से हमने X को लगा दिया। तो ये आपका कैसा कंपाउंड हो गया, ये आपका हो गया एरिल हैलाइड। क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एरिल हैलाइड। क्लियर? तो यहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी, संकरण देखा sp2, संकरण देखा sp3, हमने आबंध देखा डबल वाला, मतलब द्विक आबंध हमने देखा। तो बच्चों अगर sp2 कार्बन आपका संकरित है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधा हैलोजन कनेक्टेड है तो वो आपका या तो होगा विनाइलिक वाला हैलाइड या आपका एरिल वाला हैलाइड। क्लियर? तो ये हमने 3 विभाजन पढ़े हेलो एल्केन के बारे में, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। पहला था कि हैलोजन की संख्या के आधार पर, तो मैंने आपको बताया था कि एक हैलोजन होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, 2 होंगे तो हम उनको डाई कहते हैं, 3 होते हैं तो हम उनको ट्राई कहते हैं, और अगर 3 से ज्यादा हो गए तो हम उनको पॉली कहते हैं। उसके बाद हमने आबंध क्या देखा, sp3 वाला, उसमें हमारे पास में 3 तरीके के हेलो एल्केन और हेलो एरीन थे। पहला था आपका एल्काइल हैलाइड, दूसरा था आपका एलाइल हैलाइड और तीसरा था आपका बेंजाइल हैलाइड। अब ये जो आबंध है ये आपका sp2 है, इसमें आपके पास 2 कैटेगरी है, एक है विनाइल हैलाइड और एक है आपका एरिल हैलाइड। क्लियर? तो संकरण और बंध का बहुत ध्यान रखते हुए ही आपके उनको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो ये था आपका पूरा वर्गीकरण हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। आगे हम बढ़ते हैं नाम पद्धति की तरफ। अब जब भी आप कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो बच्चों नाम पद्धति को जानना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। तो नाम पद्धति को जानने के लिए हमारे पास में कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी हम उसकी नाम पद्धति के बारे में जान पाएंगे। तो हैलोजन यौगिक का वर्गीकरण सीखने के पश्चात आइए अब हम सीखें कि हम इनको नाम कैसे दे सकते हैं। तो बच्चों नाम देना जो है उसका जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो किया था IUPAC ने, ये आप कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म होती है, पूरा रूप है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी IUPAC ने आपको कुछ नियम दिए हैं नाम पद्धति करने के लिए, और उन्हीं को हम फॉलो करके किसी भी, आप जानते हो कि किसी भी विलय का हम नाम लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे नाम पद्धति के आधार पर हमें क्या क्या नियम दिए हुए हैं। एल्काइल हैलाइड के सामान्य नाम को उत्पन्न करने के लिए एल्काइल समूह का नाम लिखने के पश्चात हम हमेशा हैलाइड का नाम लिखते हैं, और यही रूल होता है किसी भी कंपाउंड का नाम देने के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या बात बताई गई है, जैसे आपको एल्काइल हैलाइड का नाम देना है, बच्चों इस एल्काइल हैलाइड का आपको नाम देना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एल्काइल का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, जिसको आप R से लिखते हो, और इसे मैं कहूंगी कार्बन की श्रृंखला। इसे मैं क्या कहूंगी, कार्बन की श्रृंखला। अब इस
कार्बन की श्रृंखला को मैं R से लिखूंगी और हैलाइड, हैलाइड आप जान चुके कि हम हैलाइड मतलब हैलोजन को हम हैलाइड बोलेंगे, और हैलोजन मेरे पास में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर इतना? चलिए, ये हो गई आपके पास में कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला में आपने R के साथ X लगाया और इसको ही हम बोलेंगे RX को एल्काइल हैलाइड। अब बच्चों नियम क्या कहता है कि अगर मुझे इस RX को नाम देना है तो नाम देने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्काइल समूह का नाम लिखने के पश्चात ही हम हैलाइड का नाम लिखते हैं। हम इसको हमेशा पहले R लिखते हैं फिर X लिखते हैं। आपने कभी नहीं देखा कि हमने पहले X को लिखा और बाद में R को लिखा, ऐसा हमने कभी नहीं किया। तो एल्काइल जो समूह है, एल्काइल मतलब जो कार्बन की श्रृंखला है, उसको आप पहले लिखेंगे और X को आप हमेशा बाद में लिखेंगे। क्लियर? तो देखते हैं हम उसका नाम कैसे देंगे। नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति में एल्काइल हैलाइड का नामकरण हेलो स्थापित हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। एक हैलोजन वाले बेंजीन के उत्पन्नों के सामान्य और आईयूपीएसी नाम एक ही होते हैं। इस बात का ये मतलब है कि नामकरण करने के लिए हमको आईयूपीएसी पद्धति को फॉलो करना पड़ेगा, और आईयूपीएसी पद्धति में एल्काइल हैलाइड का नामकरण हेलो प्रतिस्थायी हाइड्रोकार्बन के रूप में होता है। तो क्योंकि हम नाम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो इनका जो नामकरण होगा वो हेलो प्रतिस्थापी कार्बन के ही हिसाब से होगा। डाई हैलोजन उत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में हम OMP तथा पूर्व लग्न के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इस बात का आपका क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जब आप एरोमेटिक तत्वों को बनाएंगे, एरोमेटिक की आप आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, तो वहां पर हैलोजन की पोजीशन क्या है, वो किस जगह पर प्रतिस्थापित है, उसके हिसाब से आपकी 3 पोजीशंस होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये क्या होता है ऑर्थो, मेटा, पैरा, मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम क्योंकि नाम पद्धति पढ़ने वाले हैं तो हमें ये जानना होगा कि किसी भी कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों एक उदाहरण के तौर पे हम यहाँ से शुरू करते हैं। नाम पद्धति का पहला उदाहरण जो है आपका ठीक है। तो हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये 4 जो प्रश्न मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनकी नाम पद्धति देखेंगे, इनका नामकरण करने की हम कोशिश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप नामकरण करेंगे, नामकरण यहाँ पर नाम पद्धति आईयूपीएसी के हिसाब से फॉलो करेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे कि R और X की फॉर्म में ही आपको कोई भी वलय यहाँ पर गिवन होगा। R का मतलब एल्काइल समूह और X का मतलब आपका हैलोजन ग्रुप। तो मुझे यहाँ पर जो मैंने पहला कंपाउंड लिखा है उसका नाम लिखना है, तो उसका नाम लिखने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आईयूपीएसी जो नामकरण है, नाम पद्धति है, वो आप कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों 1 2 3 4 सिंपल सी बात है। कितने कार्बन हैं? यहाँ पर 4 कार्बन हैं, और आप बच्चों को अच्छे से पता है कि 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या कहते हैं? 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। इतना क्लियर है? अब बच्चों 4 कार्बन को मैं ब्यूट कहूंगी, और यहाँ पर मैंने जो भी कार्बन की श्रृंखला लिखी है आप देख सकते हो कि कहीं पर भी मैंने डबल बॉन्ड नहीं लगाया, मैंने सीधा चेन को लिखा है, सीधा उस श्रृंखला को लिखा है। इसका मतलब जितने भी कार्बन है सबके बीच में एक एक बॉन्ड है, एक एक आबंध है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर मुझे इस विलय को नाम देना है तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगी? आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हैलोजन लगा हुआ है वो ब्रोमीन है।
क्या है इसका नाम? इसका नाम ब्रोमीन है, Br आपका ब्रोमीन है। और वो जिस कार्बन श्रृंखला के साथ लगा हुआ है, उस कार्बन श्रृंखला में मेरे पास में 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन होने का मतलब मुझे इसको नाम देना पड़ेगा। इसको क्या नाम देंगे बच्चों? हम ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का जो नाम हुआ मेरे पास वो हुआ ब्रोमोब्यूटेन। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने IUPAC पद्धति को फॉलो करके इसका नामकरण किया तो मैंने जो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ था उसको मैं आगे ले आई और कार्बन की जो श्रृंखला है उसको हमने नाम के रूप में पीछे लिखा। लेकिन बच्चों ऐसा हम तब करेंगे जब हम इसका नामकरण करेंगे, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में आप हमेशा देखोगे कि R पहले आएगा और X आपका बाद में आएगा। लेकिन जब हम इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण में ब्रोमो आपका पहले आएगा और ब्यूटेन आपका बाद में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? 3 कार्बन को हम कहते हैं मेथ एथ प्रोप। क्या कहते हैं? 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आई लिखा है और आई का मतलब होगा यहाँ पर आयोडो। क्या होगा? आयोडो। तो मुझे अगर इसका नामकरण करना है तो मैं यहां लिखूंगी आयोडोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा आयोडोप्रोपेन। क्लियर है? तो इस श्रृंखला को हमने नाम दिया आयोडोप्रोपेन। प्रोपेन मींस मेरे पास में यहाँ पर 3 कार्बन है और आयोडो जो है वो हेलोजन के रूप में वहां पर लगा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरा मेरे पास में यहाँ पर जो विलय गिवन है 1 2 3 4 5, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि 5 कार्बन हैं और आप बच्चे अच्छे से जानते हो कि 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कार्बन नहीं पता तो आप इसको रट लीजिए। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन और डेक। डेक मतलब 10 कार्बन। क्लियर? अब यहां पर मैं देखूं कि Cl लिखा हुआ है और मुझे पता है कि Cl को मैं क्लोरो कहूंगी, तो इस तत्व का, इस विलय का नाम हुआ क्लोरोपेंटेन। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोपेंटेन। तो बच्चों ये जो आपका कार्बन की श्रृंखला है उसमें आपके पास में 5 कार्बन है। 5 कार्बन के साथ में यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो मैंने इसको नाम दिया क्लोरोपेंटेन। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब मेथ एथ प्रोप और प्रोप के साथ यहाँ पर F लगा हुआ है और हम जानते हैं कि जो F वाला होता है वो होता है हमारा फ्लोरो। क्या होता है? F मतलब फ्लोरो। तो यहां पर हम लिखेंगे मेथ एथ प्रोप, तो ये हुआ फ्लोरोप्रोपेन। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा फ्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन और F मतलब यहाँ पर फ्लोरो जो है वो हेलोजन के रूप में लगा हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो ये था कि जब भी आप इसकी नाम पद्धति करेंगे तो आप नाम पद्धति में पहले आप हेलोजन को लिखेंगे और बाद में कार्बन की श्रृंखला को लिखेंगे। अब हमने बात की कि OMP ये क्या होता है। OMP हम हमेशा एरोमेटिक तत्वों के बारे में बात करेंगे तब लिखेंगे। OMP का मतलब होता है कि किस पोजीशन पर हेलोजन आपका लगा हुआ है। तो बच्चों उसके आधार पर हमें क्या देखना है? हमें O, M और P के बारे में जानना है। तो हमारे पास में
यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें बेंजीन और 2-2 ब्रोमीन जो हैं बच्चों वो आपके अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं। अब हमें क्या क्लियर करना है, हमें ये देखना है कि OMP हम किसको कहेंगे। OMP का मतलब है कि बच्चों अगर आप इसको नाम देना शुरू करोगे, नंबर देना शुरू करोगे, तो अगर आपने इसको नंबर दिया कार्बन को यहाँ से, तो मैं बोलूंगी 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6। तो पहले वाले और चौथे वाले कार्बन पे आप देखो जो आपका ब्रोमीन हैलोजन है वो आमने सामने लगा हुआ है। आमने सामने वाली पोजीशन को, आमने सामने वाली जो स्थिति है उसको हम कहते हैं पैरा। इसको क्या बोलेंगे हम? पैरा। ठीक है। अगर मैं नंबरिंग यहां से दूं तो 1 2 3 4 5 6, जो पहली और दूसरी स्थिति है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑर्थो। आगे हम बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6। आप देखोगे कि जो आपका ब्रोमीन लगा हुआ है वो पहले और तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो पहले और तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसकी स्थिति हुई मेटा वाली। तो इसी के आधार पर इसकी 3 पोजीशंस होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। पैरा मतलब आमने सामने, ऑर्थो मतलब पहला दूसरा, और मेटा का मतलब पहला और तीसरा। तो आपको ध्यान रखना है जब हम नेमिंग करेंगे, जब हम आगे और नामकरण को पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत ही उपयोगी होगा। अब बच्चों अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो आप देख सकते हो कि पहले और चौथे पे आपका कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो मुझे लिखना होगा 1,4, इसको मैं बोलूंगी ब्रोमो, और ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये है बेंजीन। तो इसका नाम हुआ 1,4 ब्रोमो बेंजीन। इसका मुझे नाम लिखना है तो 1 और 2 पे ब्रोमो है, लेकिन इसमें एक गलती है। अगर आप उसे पहचान सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि आपको IUPAC थोड़ी बहुत क्लियर है। मैंने यहाँ पे लिखा 1,4 ब्रोमो बेंजीन, लेकिन बच्चों आपने एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर यहाँ पे नोटिस की हो कि ब्रोमो मेरे पास यहाँ पर एक नहीं है। ब्रोमो यहाँ पर मेरे पास में कितने हैं? ब्रोमो मेरे पास में यहाँ पर 2 हैं। तो मुझे इसका नाम क्या लिखना होगा? मुझे इसका नाम लिखना होगा 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या लिखना होगा? 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो मुझे यहाँ पर 1,4 के आगे क्या लगाना होगा? डाई भी लगाना होगा। इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो इसका नाम होगा 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि पहली और दूसरी पोजीशन पर 2 ब्रोमीन ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है, 2 है, इसलिए मैंने डाई लगाया और बेंजीन हमने यहाँ पे लिखा। इसका नाम होगा, पहले और तीसरे पे आप देख सकते हो ब्रोमीन ग्रुप है, तो इस विलय का नाम होगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो बच्चों अगर बेंजीन के ऊपर 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, 3 ब्रोमीन है तो हम उसको लिखेंगे ट्राई ब्रोमो, और अगर एक ही ब्रोमो है तो एक को हम एक ही लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन। तो हम ब्रोमो बेंजीन किसे कहेंगे? अगर हमारे पास में ये सिंपल बेंजीन का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर सिर्फ ब्रोमीन एक ही लगा हुआ है, एक ही ब्रोमीन लगा है, तो इसे मैं कहूंगी ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? तो नाम पद्धति के हिसाब से हम IUPAC के रूल्स को फॉलो करके इसी तरीके से नामकरण करते हैं। अब नामकरण में आपके पास में एक तो नामकरण होता है IUPAC और एक नामकरण होता है आपके पास में सामान्य नामकरण। एक आपके पास में होती है IUPAC पद्धति और एक होती है हमारे पास में सामान्य नामकरण। तो IUPAC पद्धति और सामान्य नामकरण के कुछ उदाहरण और कैसे हम IUPAC लिखेंगे उसके ऊपर हम कुछ प्रश्न हमारे अगले अध्याय में जरूर करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ अपनी अगली कक्षा में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।